स्वागत है। आज हम कुछ तकनीकी लेख और शोध पत्रों पर बात कर रहे हैं। ये दिखाते हैं कि मशीनें कैसे सीखती हैं, खास तौर पर तब जब उन्हें सीधे सीधे जवाब नहीं मिलते। सोचिए, एक मशीन है, उसे हम कैसे सिखाएं कि अपने लक्ष्य तक पहुंचें, बस ये बताकर कि हाँ, ये कदम अच्छा था या नहीं, ये वाला बुरा। यही है मतलब रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मूल आइडिया, अनुभवों से सीखना, इनाम और सजा के जरिए। तो चलिए इस गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं। स्रोत बताते हैं कि इसका एक गणितीय ढांचा है, मार्कोव डिसीजन प्रोसेस यानी एमडीपी। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसे एक वीडियो गेम जैसा सोच सकते हैं। जैसे स्क्रीन पर जो है वो स्टेट, जो बटन दबा सकते हैं वो एक्शंस, पॉइंट्स जो मिलते हैं वो रिवॉर्ड्स, और खेलने का तरीका वो पॉलिसी। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल। ये ढांचा हमें प्रॉब्लम को समझने में, मतलब एक स्ट्रक्चर देने में मदद करता है। पर असली चुनौती ये है कि एजेंट यानी हमारा प्रोग्राम ये कैसे समझे कि कौन से एक्शंस शायद अभी फायदा ना दें पर लंबे समय में सबसे ज्यादा इनाम दिलाएंगे। अच्छा। यहीं पर वैल्यू फंक्शन और क्यू फंक्शन जैसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ये बेसिकली एजेंट का अंदाजा है कि किसी स्थिति में होना या कोई एक्शन लेना आगे चलकर कितना फायदेमंद होगा। अच्छा, तो ये सिर्फ फौरन मिलने वाले इनाम के पीछे नहीं भागता, बल्कि फ्यूचर का सोचता है। और इन स्रोतों में सीखने के दो मुख्य तरीके बताए हैं, मॉडल बेस्ड और मॉडल फ्री। इसका मतलब क्या यह है कि एक में एजेंट पहले माहौल का एक मैप जैसा बनाता है, फिर प्लान करता है, और दूसरे में सीधे रास्ते खोजना सीखता है? हाँ, करीब करीब ऐसा ही है। मॉडल बेस्ड में एजेंट माहौल को, उसके डायनामिक्स को समझने की कोशिश करता है, एक इंटरनल मॉडल बनाता है। मॉडल फ्री तरीके जैसे कि क्यू लर्निंग, वो सीधे अनुभवों से सीखते हैं कि कौन से एक्शन अच्छे हैं, पूरा मैप बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर एजेंट सिर्फ वही करता रहे जो पहले काम कर चुका है, तो वो कुछ नया कैसे सीखेगा? और अगर सिर्फ नई चीजें ही आजमाता रहे तो कभी अच्छा परफॉर्म कैसे करेगा? ये तो दुविधा है। बिल्कुल, इसे एक्सप्लोरेशन यानी नई चीजें आजमाना और एक्सप्लॉयटेशन यानी जो पता है उसका फायदा उठाना, इसकी दुविधा कहते हैं। और इसका बैलेंस साधना बहुत जरूरी है। तो कैसे करते हैं बैलेंस? एक आम तरीका है एप्सिलॉन ग्रीडी। इसमें एजेंट ज्यादातर समय तो वो एक्शन लेता है जो उसे बेस्ट लगता है, लेकिन कभी-कभी, मतलब एक छोटी सी संभावना एप्सिलॉन के साथ कोई रैंडम एक्शन चुन लेता है, बस ये देखने के लिए कि शायद कुछ और बेहतर हो। अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करता रहता है। हाँ, बिल्कुल। तो ये एजेंट कदम दर कदम सीखता है। मुझे याद है स्रोतों में टेम्पोरल डिफरेंस यानी टीडी लर्निंग का जिक्र था। हाँ, टीडी लर्निंग। क्या यही वो तरीका है जहां एजेंट को पूरा गेम या टास्क खत्म होने का इंतजार नहीं करना पड़ता सीखने के लिए? जी हाँ, टीडी लर्निंग, जिसमें क्यू लर्निंग भी शामिल है, उसकी यही खासियत है। एजेंट हर कदम के बाद अपने अनुमानों को अपडेट करता है, बेहतर बनाता है। इसे बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं। बूटस्ट्रैपिंग? हाँ, जैसे आप पिछले अनुभव के आधार पर अगले कदम का अंदाजा लगा रहे हों, पूरी प्रक्रिया खत्म होने का इंतजार किए बिना। इससे सीखना बहुत तेज हो जाता है, खासकर लंबी चलने वाली चीजों में। और जब समस्या बहुत बड़ी हो, जैसे वो अटारी गेम्स जहां स्क्रीन पर इतने सारे पिक्सल्स होते हैं, या गो जैसा जटिल खेल, तब क्या होता है? तब डीप लर्निंग मैदान में आता है। डीप लर्निंग? हाँ, डीप क्यू नेटवर्क्स यानी DQN जैसी तकनीकें, ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग को न्यूरल नेटवर्क की पावर से जोड़ देती हैं। न्यूरल नेटवर्क इतने बड़े कॉम्प्लेक्स स्टेट को समझ सकते हैं जैसे गेम की स्क्रीन, और उसके आधार पर वैल्यू या क्यू फंक्शन का अंदाजा लगा सकते हैं। कमाल है। DQN में एक्सपीरियंस रीप्ले जैसी तरकीबें भी इस्तेमाल होती हैं। एक्सपीरियंस रीप्ले, ये क्या है? इसमें एजेंट अपनी पुरानी यादों को, मतलब पिछले अनुभवों को, बार बार देखकर उनसे सीखता है। इससे सीखने की प्रक्रिया ज्यादा स्टेबल रहती है। अच्छा, यानी ये सिर्फ वैल्यू आंकना नहीं सीखते, कुछ तरीके सीधे पॉलिसी या रणनीति ही सीख लेते हैं। ऐसा भी था? सही कहा। पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड्स हैं और एक्टर क्रिटिक तरीके भी हैं। एक्टर क्रिटिक में तो, जैसे नाम से पता चलता है, दो हिस्से होते हैं। एक एक्टर जो पॉलिसी सीखता है, मतलब क्या करना है, और एक क्रिटिक जो बताता है कि वो पॉलिसी कितनी अच्छी है। ये दोनों मिलके काम करते हैं। ये सिर्फ गेम्स के लिए तो नहीं होगा ना? इसका इस्तेमाल और कहाँ हो रहा है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तकनीक रोबोटिक्स में बहुत इस्तेमाल हो रही है, मल्टी एजेंट सिस्टम्स में भी, जैसे कई रोबोट्स का मिलके काम करना या स्टारक्राफ्ट जैसे जटिल गेम्स जहां कई यूनिट्स होती हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ नई चुनौतियाँ भी आती हैं, जैसे एजेंट को शायद पूरी जानकारी न मिले, जिसे पार्शियल ऑब्जर्वेबिलिटी कहते हैं, डिक्शनरी माहौल कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुछ स्रोत हमारे दिमाग से भी इसकी तुलना करते हैं, जैसे डोपामाइन हार्मोन इनाम आधारित सीखने में कैसे रोल निभाता है, जो कुछ टीडी लर्निंग जैसा है। दिलचस्प। तो कुल मिलाकर ये स्रोत हमें दिखा रहे हैं कि मशीनें सिर्फ नियम रटने के बजाय हाँ, अनुभव और फीडबैक से सीख सकती हैं। जटिल रणनीतियां बनाना सीख सकती हैं। ये एक तरह से मशीन को बिल्कुल शुरुआत से सिखाने जैसा है ना, बिल्कुल बिना पूरी गाइड बुक दिए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। क्या? ये एजेंट्स, चलो मान लिया, गो में या अटारी गेम्स में माहिर हो गए, पर क्या वो एक काम में सीखी चीज को किसी दूसरी बिल्कुल अलग परिस्थिति में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम इंसान कर लेते हैं? हाँ, ये तो है जनरलाइजेशन। सही का सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन, ये अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या हम सच में इंटेलिजेंस बना रहे हैं या बस बहुत कुशल पर सीमित विशेषज्ञ? ये सोचने वाली बात है। भविष्य में इस दिशा में अगला कदम क्या होगा, ये देखना वाकई दिलचस्प रहेगा।